बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बच्चों एक नया टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लंबा भी है, लेकिन अगर आप इसको पॉइंट वाइज समझते जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत सरल भी है। इसको केवल आपको थ्योरी समझनी है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट करने से पहले इसमें थोड़ा सा जो है आपने जो 10th में किया है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये मैंने समझाया भी था पिछले वीडियो में, एक वीडियो में कि मैंने ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट किया है और इसे मैं फिर से यहां पर इसे समझा रहा हूं। ऑस्टेड ने क्या किया था कि एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में ये AB कंडक्टर है और इसमें सेल को कनेक्ट किया। अब सेल को कनेक्ट करने के बाद आप यहां पे एक कंपास नीडल लेते हैं। कंपास नीडल, आपको पता है कंपास नीडल केवल मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम जैसे यहां पर कंपास नीडल लेते हैं और यहां पर जो है ये कंडक्टर है, इस सेल का जैसे ये की को प्रेस करते हैं तो तुरंत इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है इस कंपास नीडल में। यानी जैसे करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने की वजह से तुरंत इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है और जब इसमें डिफ्लेक्शन आता है तो ये शो करता है कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो यहां पर यही ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है कि जैसे करंट फ्लो हुआ वैसे डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन मैंने पहले ही कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं आएगा, कंपास में डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कारण आएगा और इसलिए जैसे इसमें करंट फ्लो हुई तो इसमें मैग्नेट में डिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ और ये शो करता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट ये था कि वो करंट से जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे, करंट से मैग्नेट बना रहे थे, करंट से मैग्नेट क्रिएट हो रहा था। और ये आपने 10th में कर चुके हैं आपको कि करंट से मैग्नेट होने के इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इससे जो है शुरू में तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो ये टॉपिक है जिसमें ये कहा गया है कि करंट से हमेशा मैग्नेट क्रिएट होता है। इसके कई और भी इफेक्ट हैं इस कारण ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आने के बाद कि कैसे उन्होंने, पहले ये होता था कि नेचुरल मैग्नेट जो है बड़ा अलग अलग शेप में आना बहुत टफ माना जाता था नेचर में, कि कभी बार मैग्नेट के टर्म में हमें चाहिए होता है, कभी हॉर्स मैग्नेट के टर्म में हमें चाहिए, या कभी हमें जो है यू शेप मैग्नेट का बनाना है। तो ऑस्टेड इफेक्ट से पहले ये थोड़ा टफ होता था, लेकिन जैसे साइंटिस्टों को पता लगा कि करंट से मैग्नेट भी क्रिएट होता है तो उन्होंने सबसे पहले सोलेनॉइड बनाया। सोलेनॉइड जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसमें हम एक कार्डबोर्ड का सिलेंडर लेते हैं और कार्डबोर्ड के सिलेंडर में ये वायर, कंडक्टिंग वायर लपेट देते हैं ऐसे। तो जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं हुई तब तक ये एक सिंपल रॉड है, लेकिन जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, ये हो गया, ये सेल हो गया, करंट फ्लो किया, तो ये जो मैग्नेट, ये जो सोलेनॉइड है, जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये सोलेनॉइड हमेशा नॉर्थ और साउथ में ठहरने लगती है। तो जब ये सोलेनॉइड हमेशा नॉर्थ साउथ में ठहरने लगता है, अगर वहां से डिस्प्लेस भी करे तो ये वापस नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। इससे ये प्रूव होता है कि जो ये सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद ये मैग्नेट बन गया, ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। अब हम यहीं पर अगर हम इसको ये करें, यू शेप मैग्नेट में रखें, ये यू शेप मैग्नेट आ गया। इसमें अगर हम फिर जो है ये वायर लपेटे, यू शेप मैग्नेट के ट्यूब में अगर हम ये वायर लपेटे और फिर इसमें करंट फ्लो करें, ये तो करंट फ्लो होने से ये आ जाएगा, तो ये भी तुरंत मैग्नेट बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में जब ये डिस्कवर हुआ कि करंट से मैग्नेट बनता है तो कई इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गए। जब तक उन इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट क्रिएट होना। तो यहां पर जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तुरंत ये भी मैग्नेट बन गया, यहां पर भी हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो ये भी मैग्नेट बन गया। अब साइंटिस्टों के पास ये दिक्कत नहीं रही
कि हमारे पास कौन से शेप का मैग्नेट है। जिस शेप का भी आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं उस पर आप करंट वायर को वाउंड अप कीजिए और उसमें करंट फ्लो कीजिए तो वो मैग्नेट बन जाता है। और इस तरह के मैग्नेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आप 10th में कर चुके हैं। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। अब बच्चों ये तो ये यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी का स्टडी करेंगे हम इसे कि करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड का बनना। तो अब इसी पर डिस्कस करेंगे आगे। तो बच्चों अभी पहले टॉपिक में आपने देखा कि किस तरह से ऑस्टेड ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड वाला बात कही, करंट से मैग्नेट बनता है। अब करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ऑस्टेड ने तो केवल ये डिस्कवर किया था, केवल ये उसने एक्सप्लोर किया था कि करंट से मैग्नेट भी क्रिएट होता है। लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है उसकी। तो इसको बताने के लिए हमारे पास आया बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो ऑस्टेड कह रहे थे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो करंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ये बताने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया जिसे हम कहते हैं बायो-सावर्ट लॉ। और ये बायो-सावर्ट लॉ ये है, ये कोई इरेगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने डीएल, इसकी लेंथ है डीएल। और यहां पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर करंट इसमें आई फ्लो हो रही है और मान लीजिए कि मुझे पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट, क्योंकि जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। तो यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल और इसे यहां मिला दिया। ये डिस्टेंस हो गई आपकी आर। अब जो है जब आप इसमें डीबी निकालना चाहेंगे तो डीबी जो है, डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट ए डिस्टेंस आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, करंट आई। यानी अगर करंट ज्यादा फ्लो होगी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट होगा, और करंट अगर कम फ्लो होगी तो उसके कारण जो है कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। अगर यहां पर आपने लाइन एलिमेंट डीएल बड़ा ले रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और अगर यही लाइन एलिमेंट आपने कम ले रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। अब दूसरा यहां पर ये एंगल है डीएल और आर के बीच का जो एंगल है ये थीटा है। तो ये जो डीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के। साइन थीटा यानी अगर डीएल और आर के बीच का एंगल 90 है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और अगर इसका जो थीटा वो कम है तो वहां पर कम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यानी सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। और इसी तरह से ये जो डीबी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और आर अगर कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। अगर मैं इन सबको मिला दूं तो यह जाता आपका डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसे, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे अगर आप और आगे करें, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाह रहे हैं तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है डीबी, उसकी वैल्यू इतनी है आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बायो-सावर्ट लॉ। और अब हम इसका एप्लीकेशन में जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें कि आपने करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, वो ये है, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, किस तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हम निकालने जा रहे हैं। अब इसमें ये तो मैग्नेटिक फील्ड का केवल मैग्नीट्यूड हुआ,
कि इतना मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड ये आई करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसका जो वो है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो भी निकालना है। तो उसे निकालने के लिए हमारे पास दो लॉ हैं, दो लॉ को मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मान लीजिए ये है, ये ए बी है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो बी टू ए जा रही है ऊपर। तो पहला रूल है आपका राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, तो इसको समझने के लिए यहां देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें बी टू ए करंट जा रही है और यहां पे ये पी है और यहां पर ये क्यू है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमने जो राइट हैंड है उस राइट हैंड का थंब और फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेना है, ऐसे करके परपेंडिकुलर। थंब ये है, फिंगर ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। तो यहां पे हम जो है पहले थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर को उस पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट करेंगे जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां से ये करिए आप इसको ऐसे, ये यहां पर देखिए, ये थंब मैंने करंट के डायरेक्शन में रख दिया, फिंगर मैंने पी पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर दिए। तो जो धक्का देने की डायरेक्शन है पाम के जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन, राइट हैंड पाम की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है नॉर्मली इनवर्ड, वो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो गई। अब अगर आप इसको यहां करते हैं, इसको क्यू पर निकालना चाह रहे हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है क्योंकि पाम पे जो परपेंडिकुलर है वो इनवर्ड है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। और यहाँ पे इस तरफ, यहाँ पर मैंने करंट की डायरेक्शन में थंब रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर मैंने जो है एक्सपेंड कर दिए। तो जो धक्का देने की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, धक्का देने की, जिधर भी धक्का देने की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ये कर रहा हूँ कि धक्का इस तरफ देंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड था, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो ये है आपका राइट हैंड पाम रूल। एक है राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल में अगर आप पेचकस को लें, स्क्रू जो कसता है ऐसे करके ये, तो आपको इस तरह से स्क्रू को घुमाना है कि जो उसका हेड है वो करंट की डायरेक्शन में जाए। तो जब वो करंट की डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे करेंगे, तो अगर आप ऐसे घुमाते हैं इसको तो ये तो नीचे की तरफ आएगा, और अगर आप ऐसे घुमाते हैं स्क्रू को, पेचकस को अगर आप ऐसे घुमाते हैं तो ये जो इसका हेड है ये करंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से स्क्रू को घुमाना है, पेचकस को इस तरह से घुमाना है कि जो स्क्रू है वो सीधे पेचकस उसकी करंट की डायरेक्शन में जाए। तो ऐसे जब आप घुमाएंगे इसे, तो यहां पर आपका जो थंब है, ये जो थंब ये ऐसा आएगा। तो थंब कैसे जा रहा है, ऐसे ये। तो यहां पर थंब इनवर्ड जा रहा है, जब आप ऐसे घुमा रहे हैं इसको, तो जो हमारा थंब है वो इनवर्ड जा रहा है, और क्यू पर जो थंब है ये आउटवर्ड आ रहा है। तो इसीलिए यहां पर जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो थंब पी पर इनवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और यहां पर थंब आउटवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। तो ये है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल। इन दो रूलों से बहुत ज्यादा फायदा हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। करंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो राइट हैंड पाम रूल से भी निकलता है और राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकलता है। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं बच्चों कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे निकलता है। जबकि आपका मैग्नेट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने पढ़ा है कि अगर मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से होता है, साउथ पोल से एंट्री होता है, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से, वो करंट के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इस मैग्नेट के कारण नहीं है वो प्रोड्यूस, वो है करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इन दो रूलों का सहायता लेते हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बायो-सावर्ट लॉ आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से हम उससे निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये आपको पसंद आया होगा,
और अगर आपको ये पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।